नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। मेरा नाम विवेक है। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है और 4 जून को परिणाम आ जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी। आज हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों चर्चा में है? इलेक्शन कमीशन क्या सभी चुनावी पार्टियों को, उनके नेताओं को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में लाने के लिए कार्य कर रहा है? यह विषय क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि जितने हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो एक अपना नेतृत्व पेश करे और उस नेतृत्व का एक उदाहरण पेश करे, ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। आपको कई जगह के वीडियो समाचार पत्रों में दिखाई देते होंगे कि लोग धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर चुनाव में साड़ी बांटते हैं, शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। इसकी वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसलिए हम आज चर्चा का यह हमारा बिंदु होगा, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या अधिकार है, राजनीतिक पार्टियां क्या होती है, राजनीतिक पार्टियों के कितने प्रकार होते हैं, उनकी फंडिंग कैसे होती है, इन तमाम मुद्दों पर तो आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। हमारी जो वीडियो सेशन का टाइटल होगा वो है, क्या चुनाव आयोग के पास दलों की मान्यता खत्म करने का अधिकार है? कि मान्यता जिसको हम पंजीकरण कहते हैं, को रद्द किया जा सकता है। आज चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे खबर को हमने जाना कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके स्टार प्रचारक हैं, वो एक ऐसा अपना नेतृत्व प्रदान करे कि जो उदाहरण पेश हो। उस पर इलेक्शन कमीशन किस प्रकार एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस प्रकार मूर्त रूप दे रहा है, यही आज चर्चा का विषय है, यही खबर है। पंजीकृत पार्टियां किसे कहते हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां क्या होती है, मुद्दे क्या है और इसका समाधान क्या है, आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। पार्टियां, आरपीए 1951। आरपीए मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसका सेक्शन 29A किससे संबंधित है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है कि अगर कोई दल है, राजनीतिक दल है, उसका पंजीकरण होगा तो उसके लिए कौन कौन से क्लास है, एलिजिबिलिटी है, उसके लिए नियमों का निर्धारण हमारा आरपीए एक्ट 1951 निर्धारित करता है। पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक जो दल होंगे वह क्या करेंगे कि अपने ज्ञापन, अपने संविधान की एक प्रति जमा करनी होगी। संविधान किसका? भारत का संविधान नहीं। आप जो राजनीतिक पार्टी खोलने जा रहे हैं, जिसका पंजीकरण आप करवाने जा रहे हैं, उसका बाइलाज क्या है, उसका संविधान क्या है, उसका ज्ञापन क्या है, एक प्रति उसको जमा करवानी होगी। उसके बाद दल भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था एवं निष्ठा रखेगा और जो दल होगा, जो राजनीतिक दल जिसका पंजीकरण किया जाएगा, वह दल भारत के संविधान के प्रति और भारत के प्रति अपनी आस्था व निष्ठा रखेगा। अगला जो पॉइंट होगा, कैसे दलों को, राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण किया जाएगा? जो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षता मतलब उनका किसी पंथ मतलब धर्म के का भी जो बंटवारा हो जाता है उसको हम पंथ कहते हैं, उसके आधार पर भी उसमें उसकी जो निष्ठा होगी वह रहेगी। लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उसकी निष्ठा होगी। साथ ही साथ भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, एकता है और अखंडता को बनाए रखेगा। जो अगर कोई आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत राजनीतिक दल जो हैं वह अपनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसको निर्धारित करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, हमने शर्तों को जाना। शर्त में पहली शर्त यह है कि वह अपने संविधान को प्रस्तुत करे। दल का क्या संविधान होगा, बाइलाज क्या होगा। साथ ही साथ दल जो है उसका संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उसकी अपनी निष्ठा होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता बनाए रखेगा, यह बातें होनी चाहिए। इतना जब देगा तो एक पंजीकृत पार्टी के रूप में उसका
रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जो पार्टियां पंजीकृत हो जाती हैं उनको कौन कौन से लाभ मिलते हैं, पार्टियां होती हैं उनको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो जो आईटी एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 का जो सेक्शन 13A है, उसके तहत प्राप्त दान पर कर छूट है। जो अगर उस पार्टी को दान मिलता है तो उस पर टैक्सेस से छूट मिलेगा। अगर किसी ने पार्टी को दान कर दिया, कुछ डोनेट कर दिया, तो उस जो डोनेट की हुई जो राशि होगी उस पर छूट मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पार्टी को और एनजीओज जो हैं उनको लोग अपना पैसा देकर ब्लैक से व्हाइट करवा लेते हैं। 1 करोड़ किसी ने रुपया दे दिया, अब 1 करोड़ उसका क्या हो गया, व्हाइट मनी हो गया, और वह 1 करोड़ वह दल लेगा और उसको कुछ आधा लौटा देगा। तो एक यह ब्लैक को व्हाइट करने का एक गलियारा भी इसको हम मान सकते हैं, एक मीन भी मान सकते हैं, माध्यम भी मान सकते हैं। साथ ही साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रतीक मिलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा नहीं, राज्य की विधानसभाओं के आम चुनाव लड़ने के लिए उनको एक सामान्य प्रतीक मिल जाएगा। और साथ ही साथ चुनाव प्रचार के दौरान आप 20 स्टार प्रचारकों को नामित कर सकते हैं। अगर आपका दल रजिस्टर्ड है तो चुनाव लड़ता है, तो चुनाव प्रचार के लिए आप 20 जो स्टार प्रचारक है उसको नामित कर सकते हैं, उनके नामों को आप दे सकते हैं और 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। साथ ही साथ भारत में सक्रिय पंजीकृत राजनीतिक दल 2790 हैं। भारत में कुल पंजीकृत राजनीतिक दल कितने हैं, 2790। लेकिन क्या वो सभी दल चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आइए आगे इन बिंदुओं पर भी हम बात कर लेंगे। पार्टियां 2 प्रकार के दल होते हैं, एक मान्यता प्राप्त और एक गैर मान्यता प्राप्त। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं। पंजीकृत पार्टी की ही एक श्रेणी है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिकरण, RUPP। RUPP जिसका नाम होता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसको पॉलिटिकल पार्टी हम कहते हैं। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इसका नाम है, पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव प्रतीक आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलता है। अब राजनीतिक दल जो होते हैं, जो पंजीकृत होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दर्जा देती है। वह दर्जा क्या है, आप कितने राज्यों में, एक नियत राज्य में चुनाव और उसमें जितनी आपको मत प्रतिशत मिलता है उसके आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम हमारा चुनाव आयोग करता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 61 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 61 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। इनके बारे में हमने अपने वीडियो सेशन में बात किया है। अब लाभ क्या होता है, लाभ यह होता है कि जो पंजीकृत पार्टी होंगी, मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी RPP, और एक होता है RUPP रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और ये रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है। तो जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसके क्या क्या लाभ होंगे, उनको चुनाव चिन्ह मिलेगा, आरक्षित चुनाव निशान। हमने अपने इसी लोकसभा वाला जो आप सेगमेंट अगर 11 क्लासेस का खोलेंगे तो उसमें पाएंगे कि पार्टियों के कितने प्रकार होते हैं, चिन्हों का बंटवारा कैसे किया जाता है, सामान्य चिन्ह क्या होते हैं, आरक्षित चिन्ह क्या होते हैं, पूरा डिटेल से दिया गया है। तो उस पर हम न जाते हुए आज बात करेंगे कि चुनाव के दौरान आरक्षित चुनाव चिन्ह इनको मिलता है किसको, जो मान्यता प्राप्त पार्टियां होती है, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। और 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं। जो अन्य पार्टियां होती हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है लेकिन रजिस्टर्ड होती हैं, उनको 20, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं, उनको 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं। अब बात करते हैं क्या है हमारा मुद्दा कि जो यह इतने चर्चा में है। टोटल जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वो 2500 से ज्यादा हैं, लेकिन उसमें 1/3 से भी कम RUPP चुनाव लड़ती हैं, जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब
पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं वह चुनाव लड़ती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो फंडिंग होगी उसको टैक्सेस से छूट मिलेगा और वह एक काला बाजारी का अड्डा बनकर रह जाती हैं। यदि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, आंतरिक पार्टी चुनाव कराने या अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने में विफल होते हैं तो आरपी अधिनियम मतलब जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग को किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां नहीं प्रदान करता है। जो हमारी जो आरयूपीपी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वह अगर चुनाव नहीं भी लड़ती हैं या अपना वो जो पार्टी का विधान है, चुनाव है, वो नहीं भी करवाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो हमारा आरपीए है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसको ऐसी शक्ति ही नहीं प्राप्त है कि ऐसे दलों का पंजीकरण वह रद्द करे। इसमें एक महत्वपूर्ण केस आ जाता है, निर्णय उसकी बात हम कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान और अन्य का मामला 2002 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आरपी अधिनियम, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसको हम कहते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां ही नहीं है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अब वो असाधारण परिस्थितियां कौन सी होगी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पावर देता है? वह तीन कौन सी परिस्थितियां हैं? धोखाधड़ी से पंजीकरण प्राप्त करना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी धोखाधड़ी से, गलत आधार पर, जैसे भी हो, धोखाधड़ी से वह अगर रजिस्टर्ड हो जाती है, पंजीकरण प्राप्त कर लेती है। राजनीतिक दल द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा अगर समाप्त कर दिया जाता है, जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा को अगर समाप्त करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे पार्टियों की मान्यता को रद्द कर सकता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा दल को गैर कानूनी घोषित अगर कर दिया जाता है तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असाधारण परिस्थितियां दिखाकर उन पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर सकता है। आरयूपीपी जो चुनाव नहीं लड़ते, आयकर छूट का संभावित दुरुपयोग, एकत्र धन की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके पास आयकर में छूट का संभावित दुरुपयोग होगा और जो एकत्र धन होगा वह मनी लॉन्ड्रिंग केस के दायरे में आएगी। साथ ही साथ एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता जाति सांप्रदायिक भावनाओं पर रोक लगाती है, मतदाताओं को डराने धमकाने पर भी रोक लगाती है। इसके साथ ही साथ जो हमारी आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वह क्या करती है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, वह मतदाताओं को डराए धमकाए नहीं, किसी प्रकार का प्रलोभन न दे। चुनाव के समय जैसे सत्तारूढ़ पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, आम चुनाव हो रहे हैं, तो कोई ऐसी घोषणा न करे या कोई ऐसा चुनाव के दरमियान ऐसी कोई वैकेंसी या इस तरह का कोई कार्य न करे जिसका वोट पर असर पड़े। वही बात कह रहा है कि जाति सांप्रदायिक भावनाओं पर रोक लगाता है, मतदाताओं को डराने धमकाने पर रोक लगाता है। अभी 72 बलिया लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल प्रशासन ने उसको संज्ञान में लेते हुए 7 लोगों पर एफआईआर करवा दिया है। वह मामला भी एमसीसी से जुड़ा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बलिया में एनडी अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा गांव विशेष में अपने किसी स्थल पर, उनका जहां पर सभा था वहां पर वो महिलाओं को साड़ी बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बलिया के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उससे संबंधित 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं में निरुद्ध किया गया है। उनको वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए ही कराया गया है। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसे बांटते हैं, प्रलोभन दे दे, डरा दे, धमका दे, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर, या कोई नई वैकेंसी आप निकाल दें कि अगर हम जीतेंगे तो उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार का आप अगर कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन या डराने धमकाने की बात कर रहे हैं तो वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आएगा और
आप पर उसके तहत जो जो कानून होंगे उस कानूनों के तहत आप पर मुकदमे कायम किए जाएंगे और उसके दायरे में आपको सजा का प्रावधान दिया जाएगा जैसा उसमें होगा। अब इसके समाधान की बात करते हैं। समाधान क्या है? इस समाधान पर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव सुधारों पर ज्ञापन 2016 है उसको जानने की जरूरत पड़ जाती है। कानून में संशोधन का सुझाव दिया गया है। पंजीकरण रद्द करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाए। केवल पंजीकरण रद्द करने का अधिकार असाधारण परिस्थितियों में है, अगर वह संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता है, भारत की एकता अखंडता इस प्रकार या सरकार द्वारा उसको निरुद्ध कर दिया गया है या उसको रोक लगा दिया गया है। साथ ही साथ विधि आयोग की जो चुनाव सुधार पर 255वीं रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल लगातार 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहता है, अगर 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसके राजनीतिक दल का पंजीकरण क्या कर दिया जाए? रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ प्रतीक आदेश पैराग्राफ 16A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने की शक्ति होनी चाहिए यदि वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने या अयोग्य या वैध निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाता है। उपयोग केवल एक बार इसका किया गया था, 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के पालन में विफल हुआ। एनपीपी मान्यता उनकी निलंबित कर दी गई, एनपीपी पार्टी की मान्यता निलंबित कर दी गई थी। ये रहा आज का मुद्दा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वह राजनीतिक दलों के पंजीकरण की मान्यता को, पंजीकरण को रद्द कर दे। सामान्य स्तर पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है, लेकिन समाधान के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट भी बताती है, हालिया रिपोर्ट। साथ ही साथ ये जो इलेक्शन कमीशन आयोग का चुनाव सुधारों पर ज्ञापन 2016 आया है यह भी बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दे देनी चाहिए और तमाम चीजों को हमने जाना। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए और मित्रों तक, परिवारजनों तक वीडियोस को शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। आपके उन्हीं विचारों के आधार पर हमारी आगे की वीडियोस में सुधार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वीडियो सेशन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।